इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ठीक 25 घंटा 5 मिनट पहले हिंदुस्तान में एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ जो पिछले 42 साल में नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन काल में नहीं हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेनें टकरा गईं। ऐसा लगा जैसे पटरी पर चलने वाली ट्रेन का इंजन उड़कर मालगाड़ी पर चढ़ गया। इस ट्रेन हादसे की जो तस्वीर सामने आई है वो दुनिया में इससे पहले नहीं देखी गई। अब तक 24 घंटे में 2 बार अलग अलग तरीके से जांच हो रही है। रेलवे के अफसरों को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेन ने पटरी कैसे बदल दी। जिसको सीधे निकल जाना था वो पटरी बदलकर लूप लाइन पर कैसे चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के पीछे का सच क्या है? क्या कोई साजिश हुई, कोई सिग्नल फेल हुआ, ड्राइवर से गलती हुई या कुछ ऐसा हुआ जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। पीएम मोदी करीब 4 बजे बालासोर पहुंचे, करीब 1.5 घंटे तक रहे। पीएम मोदी लोगों से मिले, पीएम को क्या रिपोर्ट दी गई, क्या पता चला, पूरी जानकारी सीधे ग्राउंड जीरो से। ड्रोन कैमरे से ली गई ट्रेन हादसे की इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या 3 ट्रेन की टक्कर रोकी जा सकती थी? क्या करीब 300 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? इस हाईटेक जमाने में 3 ट्रेन आपस में टकरा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? शाम 6:55 पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे यह हादसा टाला जा सकता था? साल 1981 के बाद हिंदुस्तान ने ऐसा ट्रेन हादसा नहीं देखा। 42 साल बाद ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जहां प्रभावित लोगों की तादाद 1000 के पार है। बालासोर हादसे की पूरी इनसाइड स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ऐसी सच्चाई सामने आई है। क्या 3 ट्रेन की टक्कर की जांच 3 एंगल से हो रही है? पहला एंगल, क्या साजिश के तहत 3 ट्रेन की टक्कर हुई? क्या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सिग्नल फेल हो गया और ट्रेन पलट गई? या क्या ड्राइवर की गलती से, मानवीय भूल से इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया? शुरुआती जांच रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, वो नक्शा भी हमारे पास है जो प्रधानमंत्री को दिखाया गया। वो टेक्निकल रिपोर्ट भी हमने हासिल की है जिसका प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को रेल मंत्रालय के अफसर दे रहे थे। घटनास्थल की ड्रोन कैमरे और ग्राउंड कैमरे से पूरी तस्वीर हमने रिकॉर्ड की है, इसलिए सबसे पहले आपको वीडियो के जरिए समझाते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। ये लूप लाइन पर दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी खड़ी है। अप लाइन और डाउन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पलटी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। महानगर बाजार स्टेशन पर लाल डिब्बों वाली ये ट्रेन ही कोरोमंडल एक्सप्रेस है। इसके 19 डिब्बे पलटे और 21वीं सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। 21 बोगियों में से 2 बोगियां यशवंतपुर एक्सप्रेस की भी बताई जा रही हैं। कुछ मिनटों में आपको बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि दोनों ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे से रगड़ने लगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे मालगाड़ी से कैसे जा भिड़े ये भी आपको समझाएंगे।
बालासोर ट्रेन हादसे की फुल डिटेल अब सामने आ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से मद्रास जा रही थी। महानगा बाजार स्टेशन पर इसे रुकना ही नहीं था। ये ट्रेन फुल स्पीड में थी। उस वक्त इस ट्रेन की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। कोरोमंडल अप लाइन पर आ रही थी। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक से ट्रैक चेंज कर लूप लाइन पर चली गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी पर कोरोमंडल का इंजन और उसके 3 डिब्बे चढ़ गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ ही डाउन लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। बेंगलुरु से उसे हावड़ा जाना था। मतलब एक ही वक्त में 2 एक्सप्रेस ट्रेन करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगल बगल की पटरी पर दौड़ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के अगले 14 डिब्बे मालगाड़ी से टकराए, लेकिन पिछले 3 डिब्बों का बैलेंस बिगड़ा और वो दूसरी तरफ जा गिरे। उस वक्त तक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस लगभग निकल चुकी थी और आखिरी की 2 बोगी बची थी। मतलब यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी 2 डिब्बे और कोरोमंडल एक्सप्रेस के पिछले 3 डिब्बे एक दूसरे से जा भिड़े और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 5 डिब्बों में बैठे मुसाफिरों को हुआ। बहुत ही क्लियर है, एक एक्सीडेंट है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने जो पॉइंट है उस पॉइंट से लूप लाइन के अंदर गई है और जो वहाँ पे खड़ी थी मालगाड़ी उसको डैश किया है। बाकी सब कुछ जो कुछ है कॉन्सिक्वेंशियल, यानी एक पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जिसकी इंक्वायरी होगी। इतनी स्पीड में थी सर कि हम देख रहे हैं कि कोई जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। वो ये इंक्वायरी का कारण है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पीछे से आई और मालगाड़ी पर चढ़ गई। कोरोमंडल का इंजन भी मालगाड़ी पर चढ़ा और उसके साथ 3 बोगी भी मालगाड़ी पर चढ़ गई। हादसा इतना भयानक था, उसका इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रेन ने किसे टक्कर मारी? अश्विनी वैष्णव से हमने सीधा सवाल किया। ये उन्होंने कहा कि मेन लाइन पे ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो आ रही थी और उसने लूप लाइन पे चली गई वो, यानी कि कहीं ना कहीं सिग्नल फेलियर हुआ होगा। लूप लाइन पे चले गए और वहां उस ट्रैक पर जहां पे ये मालगाड़ी आप देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये मालगाड़ी खड़ी थी, वहां आकर आप ये देख रहे हैं कोच, ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, इस मालगाड़ी पर इस ट्रैक पे आई, यानी कि वो इस ट्रैक पे चल रही थी। मैं कैमरामैन से कहूं दिखाने के लिए, इस ट्रैक पे कोरोमंडल एक्सप्रेस काफी तेजी से भाग रही थी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 110 से 120 की स्पीड होगी और एकाएक लूप लाइन पर वो ट्रेन चली गई। लूप लाइन पर यानी कि ये आयरन ओर से लदी हुई मालगाड़ी यहां पर खड़ी थी और इंपैक्ट इतना जोरदार था कि सिर्फ इंजन नहीं, इसके पीछे 3 कोचेस और जो है वो मालगाड़ी पर आके चढ़ गए हैं। यही वजह है कि जो कोचेस यहां पे चढ़े और जो डिरेल हुए उसमें से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जीव की हानि बहुत हुई है और जो लोग बचे हैं उनके बारे में भी चश्मदीद बताते हैं कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में लोहा लदा था। जब कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर पीछे से टकराया तो मालगाड़ी पर इंजन चढ़ गया। हादसे का इंपैक्ट कितना तेज था, कितना विध्वंसक था, उसका मंजर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये लाल रंग की जो बोगी है वो कोरोमंडल की है जो मालगाड़ी पर चढ़ गई। ये ग्रीन कलर की जो बोगी है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस की है। ये भी मालगाड़ी और कोरोमंडल पर चढ़ गई। दोनों ट्रेनों की दोनों बोगियां स्लीपर क्लास की हैं। तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं, अभी तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ट्रेन्स में, कोरोमंडल एक्सप्रेस में या फिर यशवंतपुर बेंगलोर एक्सप्रेस में सफर कर रहे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आप जो तस्वीरें इस वक्त कैमरामैन अरुण आपको दिखा रहे हैं, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का कोच है जो एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ। अगर मैं कैमरामैन से कहूं कि वो नजदीक आकर दिखाएं तो आप स्थिति की भयावहता को समझ सकते हैं कि किस वेग में, किस स्पीड में, किस तेजी से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। और जब हादसा हुआ है तो देखिए ये पूरा का पूरा कोच जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा है। नीचे वो आपको मालगाड़ी नजर आएगी, ऊपर वो कोच जो है वो चढ़ा हुआ नजर आएगा। इससे स्पीड का कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड से जा रही थी और एक्सीडेंट जो हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी भयावहता, उसका आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण है। और ये कोचेस देख लीजिए, नस्तानाबूद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन
कोचेज में जो यात्री सफर कर रहे होंगे, इन कोचेज में जो यात्री सो रहे होंगे, इन कोचेज में जो यात्री ये समझ के बैठे थे कि वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुल 21 कोच डिरेल हुए, जबकि यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 कोच डिरेल हुए। जब यह हादसा हुआ तब तक यशवंतपुर एक्सप्रेस स्टेशन से गुजर चुकी थी। जो पीछे के डिब्बे थे उन्हीं को नुकसान हुआ, वही डिरेल हुए। ये वो तस्वीर है जिसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं। हादसा जब हुआ तब कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर थे, जबकि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 यात्री मौजूद थे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के कोच के हालात को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब हादसा हुआ तब स्थिति क्या हुई होगी, जिसकी गवाही कोच के अंदर और बाहर की तस्वीरें दे रही हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जिन कोचेस को, जिन बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसमें जनरल कंपार्टमेंट है, S1 कोच है और साथ ही S2 कोच है। इन कोचेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इन कोचेस में सफर कर रहे लोगों में से शायद ही कोई बच पाया है। S2 कोच अभी भी आपको सीधी खड़ी हुई दिख रही है। बाकी अगर हम जनरल की बात करें या S2 की बात करें तो वो अपने जगह पे नहीं है या फिर उल्टी पड़ी है। तो S2 कोच के अंदर हम जाके देखते हैं कि आखिर स्थिति क्या रही होगी। मैं आपको दिखाऊं अंदर, अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर कैमरामैन अरुण देवरकर आएंगे, मैं उनको उनके कैमरे के जरिए आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बर्थ किसी का ऊपर था, कोई शख्स ऊपर बैठा होगा, सो रहा होगा और जब टक्कर हुई तो ये बर्थ जो है वो नीचे आ गिरी है। और यहाँ पे देखिए किसी महिला के जेवर जो हैं वो पड़े हुए हैं। स्थिति समझिए कितनी भयावह होगी। चारों तरफ कपड़े बिखरे हैं, सामान बिखरा है और अंदर की स्थिति और खराब है। अंदर आप अगर इन कोचेज में, इन बोगीज में मैं आपको दिखाऊं, जो स्लीपर के कंपार्टमेंट होते हैं या जो सीट रिजर्व करते हैं लोग, उनका क्या हाल है वो देख लीजिए। ऊपर का अपर बर्थ होता है वो टूट के नीचे आया है, मिडिल बर्थ टूट के नीचे आया है। ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन इस वक्त आप देख रहे हैं, दो कंपार्टमेंट के बीच का जो पार्टीशन है वो टूट के अलग हो गया है और वो इस कोच पे गिरा है। ट्रेन के बाहर की तस्वीरें तो देखी, ट्रेन के अंदर की तस्वीरें देखी। हादसा कितना भयंकर था। ट्रेन की ऊपर वाली सीटें नीचे आ गई, सीट से लेकर फ्लोर तक सब उखड़ गया। ट्रेन की सीट से लेकर फर्श तक खून के धब्बे हैं। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सब कुछ बस 4 से 5 मिनट के अंदर ही हो गया। कटिंग का काम चल रहा है, कटर के जरिए काट के अलग किया जा रहा है कोचेस को। तो स्थिति जो है वो अंदर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। कंपार्टमेंट, अपर बर्थ, लोअर बर्थ सब एक साथ मिल गए हैं। सब मानो जैसे कि यहाँ पे किसी ने कोई रिजर्वेशन ही नहीं किया हो। आप जब स्थिति देखेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। इस तरफ से देखिए, किसी का आधार कार्ड यहाँ पर पड़ा है, मुजाहिद रहमान लश्कर नाम के शख्स का आधार कार्ड यहाँ पे पड़ा है। तस्वीरें हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ आए वो, और स्थिति की भयावहता, स्थिति क्या रही होगी उस वक्त, वो हम दिखाने की कोशिश जो है वो आपको कर रहे हैं। वहीं अगर हम इस कोच के बाद दूसरे कोच की स्थिति आपको दिखाएं तो वहां देखिए, उस कोच की स्थिति और खराब है। यहां से हम वहां जा नहीं सकते, उस कोच की स्थिति और खराब है। अगर कैमरामैन से कहूंगा सीट की स्थिति दिखाएं उस कोच की, तो वो पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है वो टेढ़ी हुई है। इसके एक एक सीट इसका जो है उसके पर खच्चे उड़े हैं, दरवाजे टूट गए हैं। इसको किसी तरीके से कट करके हटाया गया है ताकि लोगों को निकाला जा सके। ट्रेन के परखच्चे उड़ गए तो ट्रेन की पटरियां भी उखड़ गई। ट्रेन के कोच एक दूसरे पर जा गिरे। हादसे का इंपैक्ट प्लेटफॉर्म की इन पटरियों पर देखा जा सकता है। पटरियां टूट गई हैं, एक दूसरे से अलग हो गई हैं। अप लाइन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, साथ ही डाउन लाइन भी ध्वस्त हो गई।
वो ये वातानुकूलित रसोईयान पैंट्री कार जो इंडिया टीवी ने आपको पहले भी दिखाया था कि अंदर क्या स्थिति है। सर आप लोकल हैं? आप लोकल हैं सर? क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम देखने आए थे। तो तस्वीरें हैं, देखिए ये रेल की पटरी है क्या भाई साहब? इसी हाँ रेल का पटरी है, इसी पर वो कोरोमंडल हाँ इसी में कोरोमंडल जा रही थी। इसी में चेन्नई हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस उधर है। ये देख लीजिए, ये चेन्नई हावड़ा जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका रेलवे लाइन है जो अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पर आ गया है। पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से टूटा है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो पटरी है, इस पटरी पर कल तक ट्रेनें दौड़ती थी, लेकिन कल इस पटरी पर इतना बड़ा हादसा हुआ है। और उस हादसे की एक तस्वीर ये भी है कि पटरी ही पूरी उखड़ गई है, पटरी ही यहाँ से हट गई है। इस पर ट्रेन दौड़ती थी और पटरी हट गई। हाँ, ट्रेन निकल गई, पटरी हट गई। मेन रोड था, यही मेन रोड था, इसने भयानक हुआ, वो सब निकल गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस पे जा रही थी कि दूसरी ट्रेन? कोरोमंडल। तो पटरी निकल गई है। इम्पैक्ट समझिए, इम्पैक्ट का अंदाजा लगाइए। खैर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इसे सबसे बड़ी त्रासदी क्यों कहा जा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें इतने लोगों की मौत क्यों हुई है। ये सब कुछ इस वक्त यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस हादसे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सिग्नल फेलियर हुआ? सिग्नल फेलियर कैसे हुआ? लूप लाइन पर कैसे चली गई कोरोमंडल ट्रेन? क्या पटरी का इंटरसेक्शन खुला हुआ था? अगर खुला था तो बंद क्यों नहीं किया गया था? सिग्नल फेलियर कैसे हुआ? लूप लाइन पर कैसे गई? क्या पटरियों के बीच का इंटरसेक्शन खुला हुआ था? इंटरसेक्शन क्यों बंद नहीं था? ये वो सवाल हैं जो हर कोई जानना चाह रहा है। पीएम मोदी भी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों से भी बात की। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूछा था उन्होंने कि ये कब एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी पे कैसे चढ़ गए हैं, तो वो देख रहे थे ना, देख लिया उन्होंने कि गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी खड़ी होकर ऊपर चली गई है। अब इसका रीजन तो देखिए, जब आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे ना, इंक्वायरी लगा करके फिर आपको पता चलेगा। देखा कि आपको बहुत वहाँ सिक्योरिटी से हटा के और एकदम यहाँ पे लाया गया। आपको वहाँ सिक्योरिटी रोक रहा था तो यहाँ से लोग गए और आपको लेके आया गया वहाँ। नहीं वो तो देखिए, वो तो हम यहीं बैठे थे, वो तो साहब वहाँ गए थे तो जाना तो होता है, तो गए थे। अब एक्चुअली क्या है ना, साइड में क्या हो रहा है किसी न किसी को तो बताना होगा ना, तो ये काम जो है मुझे जो है बताना है का, जो कि हम देख रहे हैं सुबह से ना। हमने देखा कि एक चार्ट था, उसको भी प्रधानमंत्री समझ रहे थे। क्या था उस चार्ट में? क्या कौन सी लाइन कहाँ पे है? 4 लाइनें हैं, कौन सी लाइन में कौन सी गाड़ी खड़ी थी, आपका यार्ड का लेआउट जो था ना, कौन सी गाड़ी में यहाँ पर कहाँ पे लूप। ये है क्या चार्ट सर, बता पाएंगे? बता दिया है उनको थोड़ा सा अगर बता पाए चार्ट से सर। अच्छा क्या बताया उनको, कौन सी गाड़ी? आपकी जो गाड़ी है ना, ये वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस कौन से लाइन पे थी? मेन लाइन पे आ रही थी। अब वो टकरा करके इसके डब्बों से टकरा गई है। कैसे टकराई गई है उसका एक अपना इंक्वायरी होगा। एक सवाल पूछा जा रहा है, जिस ट्रैक पर हादसा हुआ वहां कवच क्यों नहीं था? कवच क्या होता है? कवच वो होता है अगर जिस रूट पर कवच लगा है तो ट्रेन टकराएगी नहीं। क्या कवच लगा होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता? जब सरकार ने कहा कि वो कवच लगा रहे हैं, ट्रैक पर एंटी कोलिजन डिवाइस लगा रहे हैं, इसका बड़ा प्रचार भी हुआ था। क्या हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने रूट पर ही कवच लगा? कैसे फैसला होगा कि इस रूट पर कवच लगेगा, इस रूट पर कवच नहीं लगेगा? जिस कवच की चर्चा पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा हो रही है, उस कवच का सच इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा।
कितना भरोसा हुआ था ये सुनकर कि कवच आ गया है। ट्रेन हादसे की आशंका न के बराबर रह जाएगी। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर कैमरों के सामने कवच को समझाया गया। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बातें खुद रेल मंत्री बता रहे थे। जैसे जैसे वो समझा रहे थे, रेल सेफ्टी को लेकर फिक्र भी दूर होती जा रही थी। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। कवच की एक एक खूबियां, एक एक बारीकियां रेल मंत्री बताते जा रहे थे। कवच ये है, कवच वो है। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे, उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। खुद रेल मंत्री ने इंजन में बैठकर कवच का ट्रायल किया था। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है, दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था तो लोगों ने तालियां बजाई। अश्विनी वैष्णव ने थम्स अप करके कवच की सक्सेस को सेलिब्रेट किया था, लेकिन हुआ क्या? कवच लॉन्च हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। कहां है रेलवे सेफ्टी का फीचर कवच? क्यों टकरा गईं 3 ट्रेनें? क्यों मारे गए 280 से ज्यादा लोग? क्यों अस्पताल में हैं 1000 से ज्यादा लोग? क्यों फेल हो गया सेफ्टी फीचर कवच? क्या इस रूट पर कवच नहीं लगा था? अगर नहीं लगा था तो अब तक क्यों नहीं कवच लग पाया? कब तक होते रहेंगे ऐसे हादसे? 280 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैंने जब मिनिस्टर था, मैंने एंटी कोल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कोल्यूशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कोल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कोल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कोल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। ये सवाल कोई सियासी नहीं है। हर भारतीय ये सवाल पूछ रहा है जो ट्रेन में सफर करता है, जो ट्रेन में जब बैठता है तो सेफ्टी की उम्मीद करता है। और जब उसने ये तस्वीरें देखी तो उसे कवच ही याद आया। उसे भी पता है कि अगर कवच होता तो ये हादसा नहीं होता। कवच सिस्टम या फिर एंटी कोलिजन के तौर पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स इस पे थे, ये कोलिजन है या डीरेलमेंट है, इसके बारे में बता दें कि कवच इस पे लगा हुआ था। देखिए, कवच दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पे ही लग रहा है। ये रूट स्पेसिफिक होता है, इस रूट पे नहीं लगा था। बाकी यही मेरे पास अपडेट है। कवच कितना जरूरी सिस्टम है उसे समझिए। इंडियन रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच नाम से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया, जिसे देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO ने डेवलप किया। भारतीय रेल ने यह कवच टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है।
और इसे नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये काम कैसे करता है? कवच ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट होता है जो सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर ट्रेनों की स्पीड को कंट्रोल करता है। कवच न केवल लोको पायलट को सिग्नल पासिंग एट डेंजर और ओवर स्पीडिंग से बचने में मदद करता है, बल्कि खराब मौसम जैसे घने कोहरे के दौरान ट्रेन को चलाने में मदद भी करता है। देखिए क्या है कि कवच जब जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि पिछले साल माननीय हमारे मंत्री जी ने उस पर बैठ के खुद ट्रायल किया था, एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज हुई थी उसमें। ये अगर लोकोमोटिव जो है एक ही ट्रैक पे आ जा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जा रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस से कम पे। साथ ही साथ अगर ये इसका सिग्नल से भी इंटरलॉक है, अगर किसी भी कारण से अगर ये ड्राइवर लाल सिग्नल को पार कर रहा है तो तब भी इसमें ब्रेक लग जाता है। तो इसका पूरा एक्सटेंसिव ट्रायल के बाद, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद इसको हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक देश के कुछ चुनिंदा रूट पर ही ये कवच लग पाया है और जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसमें कवच जिंदगी का कवच बनकर आता। ये बात क्यों कह रहे हैं? कवच की खासियत को सुनेंगे तो समझ जाएंगे। अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं लगा पाता है तो कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर देता है। कवच कैब में लाइन साइड सिग्नल को दोहराता है जो हाई स्पीड और धुंधले मौसम में भी बहुत कारगर है। कवच दो इंजनों के बीच टक्कर को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर है। मतलब एक ही पटरी पर दो ट्रेन आमने सामने आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आपातकालीन परिस्थिति के दौरान SOS संदेश भेजता है। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के जरिए ट्रेन की आवाजाही की सेंट्रलाइज लाइव निगरानी होती है। लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर कवच की मदद से ऑटोमेटिक हॉर्न बजने लगते हैं। इस रूट पर कवच टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अगर कवच टेक्नोलॉजी यहाँ पर होती तो आपको लगता है सर कि इस एक्सीडेंट को जो कल हुआ इसको टाला जा सकता था? देखिए, अगर पहला वर्जन सही है तो उसमें कवच इसको नहीं रोक पाता, बिकॉज वो डिरेलमेंट हुई, सेकंड्स में दूसरी ट्रेन आ गई। वो कवच में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ तक कहूँगा आप सैटेलाइट से या और भी किसी पोजीशनिंग से ट्रेन को कुछ तो वार्निंग आपको देनी पड़ेगी। तो ये ड्राइवर को कोई वार्निंग नहीं मिली और सेकंड्स में वो कैप्साइज उससे डिरेल्ड कोचेस से टकराया और कैप्साइज हुई। तो उसमें कवच से नहीं मिलता। लेकिन अगर सेकंड वर्जन है जहाँ पे या तो सिग्नल ओवरशूट हुआ है या कोई इंटरलॉकिंग फेलियर हुआ है तो वो कवच ज़रूर उसमें काम आता। और अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो निकलता है तो शायद कवच से ये एक्सीडेंट रुक सकता, लेकिन अभी और इससे ज़्यादा कहना सही नहीं हो। लोग नाराज हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, तो उनका आक्रोश स्वाभाविक है क्योंकि 280 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन एक सच ये भी है जो बड़ी चुनौती है। इंडियन रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है जिसमें एक साल के भीतर हर रूट पर कवच लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। साल भर पहले अश्विनी वैष्णव ने कवच का सफल परीक्षण किया था। सफल परीक्षण के बाद दक्षिण मध्य रेलवे के मनमाड, मुदखेड़, धोन, गुंतकुल और बीदर परभणी सेक्शन में 1199 RPM पर कवच का काम चल रहा था। तब तक दक्षिण मध्य रेलवे के लगभग 1098 RPM नेटवर्क रूट को कवच के दायरे में लाया गया था। इस वक्त नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई सेक्शन पर कवच लगाने का काम चल रहा है जिसके मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बस इतना समझ लीजिए कि साल भर में अभी तक सिर्फ 2 रूट पर काम हो पाया है। इस वक्त इंडियन रेलवे में कुल 19 जोन हैं, 70 डिवीजन हैं और इंडियन रेलवे की लंबाई 67,956 किलोमीटर है, जहां कवच टेक्नोलॉजी का लगाना इतना आसान नहीं है। खरा उतरा तो फिर इसको पूरा नेशनल वाइड इसका रोल आउट किया गया। इसका हम लोगों ने फिर जो व्यस्ततम मार्ग है हमारे दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, इस पे इसको सैंक्शन किया गया और वहाँ पे काम चल भी रहा है, जोरों से चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि ये 2024 तक हम लोग इसको लगा लेंगे। कवच पूरे देश की जरूरत है, लेकिन जो वजह बालासोर हादसे में सामने निकल कर आ रही है, कोरोमंडल एक्सप्रेस 100 से ज्यादा की स्पीड में लूप लाइन पर चली गई, जिसके बाद 3 ट्रेन आपस में टकरा गईं।
तो नॉर्मली इसके पीछे रेलवे के नियम के अनुसार वो रूट सेट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पॉइंट है वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए था कि कोई ट्रेन गलत आए भी तो लूप लाइन पे नहीं आए बिकॉज वो ऑक्यूपाइड है। तो क्या सिग्नल दिया हुआ था मेन लाइन में और फिर वो लूप लाइन में चली गई है, बड़ा ऐसा होता नहीं है। तो ये सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग और ह्यूमन एरर सब चीज़ को देखते हुए इसको इंक्वायरी में देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा एबरेशन क्यों हुआ। मैं एबरेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड इम्प्रूव हुआ है, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। परसेप्शन लोगों का कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट ये है फैटेलिटीज़ कम हुई हैं। अब इस एक एबरेशन में इतनी फैटेलिटीज़ हो गई हैं कि इस साल का पूरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब माना जाएगा, लेकिन है ये एक ही एक्सीडेंट और एक अनयूजुअल एबरेशन ही कहूँगा मैं। अब इसमें मानवीय गलती थी या फिर तकनीकी की? ऐसे हादसे में कवच क्या कवच बन पाता? कवच कितना इफेक्टिव होता? और अब तक हिंदुस्तान में कवच का कवच पूरे रेल ट्रैक को क्यों नहीं मिल पाया? पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने इन सभी बातों को समझाया है। 2012 में जो हमने बजट पेश किया उस समय एंटी कल्यूजन वगैरह सब था, वो अभी उसको इम्प्लीमेंट कर देते, मगर उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि एंटी कल्यूजन का मतलब ये नहीं होता है कि 125 किलोमीटर की स्पीड आई और एकदम तुरंत रुक गई। ये ऐसा नहीं होता। एंटी कल्यूजन सिस्टम होने के बावजूद उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यदि तुरंत रुकती तो वो भी डीरेल हो जाती। तो ये इतना आसान भी नहीं है। तो ये पहले तो देखना पड़ेगा कि ये डीरेल क्यों हुई। सबसे पहला कारण था कि ये डीरेल क्यों हुई, और आपकी चर्चा में बता रहे थे कि वो लूप लाइन में चली गई। भाई लूप लाइन में ऐसे तो नहीं चली, उड़ के तो नहीं जा सकती। लूप लाइन में जाने के लिए भी उसको पटरी चाहिए। तो ये सब बहुत गंभीर सवाल है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इससे बहुत सीख मिलेगी। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सबोटैज ही है, मगर कोई भी एंगल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जो भी कारण है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की रेलवे सिस्टम सक्षम है। रेलवे को प्रोफेशनलाइज कर देना चाहिए और मेरी नज़र में उसको प्रोफेशनल ही को चलानी चाहिए। इसके साथ बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है, वो अब बंद हो जाए। और जैसे प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट चलते हैं, हवाई जहाज़ चलते हैं, उसी और हवाई जहाज़ में आज एक्सीडेंट बहुत कम हो गए क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड है। पहले दो हवाई जहाज़ के बीच में बहुत फासला होता था। मैं भी पायलट हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अभी वो बम्पर टू बम्पर है मगर एक्सीडेंट कम है। तो आज इंडियन रेलवे सक्षम है। जैसे जापान की रेलवे, मैंने अपने बजट में जिक्र किया था, एक भी मौत नहीं होती एक्सीडेंट से। वो हम सक्षम है। इंडियन रेलवे सबसे सक्षम ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में है और उनको अपने आप अपनी गति से चलाने दीजिए। इस हादसे के बाद कवच की जरूरत पूरे देश के रेलवे ट्रैक पर बढ़ गई है। फिलहाल इसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर लगाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। कवच के लगने का खर्चा 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आएगा, जबकि दुनिया भर में इस तरह के सेफ्टी सिस्टम का खर्च प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपए है। पूरे यूरोप में RCAS रेल कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो मेजॉरिटी यूरोप में काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड है। अमेरिका में PTC यानी पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल सिस्टम काम करता है, जो अमेरिका में मैंडेटरी है। जापान में TCAS ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम काम करता है। पूरी दुनिया में कवच जैसे सिस्टम काम कर रहे हैं और वो अपनी ट्रेन को सुरक्षित भी रख रहे हैं। भारत में कवच तो आया, लेकिन उस रूट पर नहीं आया जहां ये हादसा हुआ। यकीनन कवच होता तो ये जाने बच जाती। सवाल ढेरों हैं, जरूरत है इन घटनाओं से सबक सीखने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।